अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन ब दिन मुल्क की सूरत हाल दिलचस्प मोड़ ले रही है। जी हाँ, आज की कुछ अहम खबरें जिन पे मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, कराची में अपोजिशन का इलेक्शन धांधली के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज, लाठीचार्ज, आंसू गैस, शाहराहें ब्लॉक। दूसरे नंबर पे जनाब शेर मरवत उनको पीटीआई ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तीसरे नंबर पे जनाब सेनेटर, हमारे जो है प्यारे भाई सेनेटर फैसल जावेद साहब मंजर यहाँ पे आ गए। अब बड़े बुलंद बांग दावे भी उन्होंने कर दिए। चौथे नंबर पे तो खैर वो आम सी खबर है कि जब मलिक अहमद ख़ान साहब जो है, वो जो नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, वो पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं और उनको 225 वोट मिले। बाकी छोटी छोटी ख़बरें हैं, जैसे असद उमर साहब, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि वो घर आ गए हैं। 8 घंटे उनको रखा गया FIA की तहवील में। दोस्तों, अब हम इनका तफसीलन तमाम ख़बरों का जायज़ा लेंगे 1 बाय 1 और अपनी राय भी उसमें हम शामिल करेंगे कि वाकई बिहाइंड द कर्टन पस मंज़र में क्या हो रहा है। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए मुझे, और सवालात भी देना चाहें ज़रूर भेजिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि कराची सरापा एहतजाज। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान JUIF GDA और जनाब PTI, तो ये जो पार्टियां हैं, और उस पर हम MQM लंदन को भी कह सकते हैं, जमात इस्लामी, हाँ इन सब ने मिलकर एहतजाज का ऐलान किया था कि जब सिंध असम्बली का सेशन होगा तो हम लोग एहतजाज करेंगे। और उन्होंने एहतजाज किया, बड़ा भरपूर एहतजाज। कराची जो है वो समझो कि एक किस्म की हंगामा आराई का शिकार रहा। पूरा दिन रोडें ब्लॉक रहीं। ख़ास तौर से मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने बड़ी ताकत दिखाई भाई। जैसे उन्हें पता है कि मदरसे के बच्चे हैं, उनके पास उनके पास फाइटिंग और लड़ाका ग्रुप है। उन्होंने नर्सरी पे, शाहराह फैसल पे बड़ी हंगामा आराई की, जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी पुलिस को। इसी तरह जो ख़वातीन वगैरह हैं, उस पर जो राशिद सुमरो साहब, जो उनके सिंध के सदर हैं, जिन्होंने भुट्टो साहब बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था लाड़काना से, वो कहते हैं मैं ज़ख्मी भी हो गया हूँ। लेकिन वो जदोजहद जारी रहेगी और उन्होंने कहा है कि हम 27 फरवरी को बड़ा एहतजाज करेंगे। एक तरीके से हड़ताल या पहिया जाम, वटेवर, जो भी इनकी ताकत है। तो यहाँ मैं बात कहता चलूँ कि एक बड़ा मशहूर मकौला है, कराची हुकूमतें गिराता है। कराची हुकूमतें गिराता है, इसकी हिस्ट्री रही है। अगर आप जितनी भी तहरीक देख लें, जो हुकूमतों को बदलने की जो खेल शुरू होता है वो कराची से होता है। 1977 PNA की तहरीक कराची से शुरू हुई। इसके बाद जो बेनज़ीर को हटाने की तहरीक थी वो भी कराची से शुरू हुई। तो कराची अय्यूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी वो भी कराची से शुरू हुई।
तो कराची जो है अलंबरदार है, तो ज़रा ध्यान में रखें कि यहाँ सूरत हाल क्या हो रही है और क्या हो सकती है और क्या होने वाली है। और आखिर ये जो लोग कर रहे हैं एहतजाज, और ख़ासतौर से जो रवैया है JUI का, और वो जो मुख्तदरा हलकों के बारे में जो ज़बान जिस टाइप की राशिद सुमरो साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ुद मौलाना साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो बड़ी तल्ख बातें नाम ले कर कह रहे हैं, तो अल्लाह रहम करे। इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन इनके पीछे है और कौन जो है डोरे हिला रहा है, ये तो वक्त बताएगा। दूसरे नंबर पे जनाब, जैसा मैंने बताया कि जनाब हमारे शेर मरवत साहब को PTI के अहदेदार, जज्बाती नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, जज्बाती वकील, जज्बाती लीडर, जो अपने लीडर कप्तान की बिल्कुल नकल करता है, पैरवी करने की कोशिश करता है। नौवारिद है, लॉयर है, अभी आया है पार्टी में, लेकिन 12, तो उसको शो कॉज नोटिस मिल गया कि भैया ये क्या आप हरकतें कर रहे हैं, पार्टी में आप इंतशार फैला रहे हैं, आप इसका जवाब दें वरना आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब ये क्यों मिला नोटिस, तो बड़ा सिंपल है कि इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया था पहले व्लॉग में, कि इन्होंने मरवत साहब ने बैरिस्टर अली गौहर साहब की क़यादत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि ये बहुत ही जो है, अब उर्दू ज़बान में तो ढीली कहते हैं कि ढीले आदमी, या मतलब सॉफ्ट आदमी है, सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, कि इतना बड़ा आवाम का जब मैंडेट पड़ा और उस पर डाका डाला गया, उसको ये सही तरीके से लोगों के जज्बात को, कारकुनों के जज्बात को मीडिया के सामने, दुनिया के सामने नहीं ला सके, और उसकी वजह से कारकुन इनसे बहुत नाला है, इनके अंदर कायदाना सलाहियत नहीं। जैसे मैंने कहा था ना कि वो उकाब होते हैं और जो है फाख्ताएँ होती हैं, तो जो इमरान साहब ने तो अक्लमंदी की कि एक फाख्ता को बनाया था सदर, ताकि ठंडा आदमी हो एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सके, लोगों के जज्बात को ठंडा कर सके और मामलात को कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पोजीशन पर ले जाए। लेकिन जो उकाबों का ग्रुप है, जिसको शेर मोहम्मद मरवत साहब भी मतलब लीड करते हैं, या गंडापुर साहब हैं, या मोहम्मद जो है ना, क्या नाम है, मियाँ असलम इकबाल साहब, तो ये वो लोग हैं जो बहुत जज्बाती लड़ने वाले, तो ये उकाबों का टोला है। तो पार्टी में बैलेंस करना पड़ता है। अब लीडर जब जेल में हो ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। ज़ाहिर उसको इतनी खबरें मिलती नहीं है, जो मिल के आता है वो कान में कुछ और डाल देता है, कुछ और डाल देता है। तो उनको जहन में डाला गया कि साहब ये इसी तरह हैंडल कर नहीं सके जिस तरीके से जो पार्टी जीती थी। फिर उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन भी बैरिस्टर गौहर साहब ने सही तरीके से नहीं कराए, जिसकी वजह से सिंबल छिन गया, तो इनमें वो सलाहियत नहीं है। तो ये बहुत दिन से उनके कानों में बातें डाली जा रही थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जो नए इंटर पार्टी के इलेक्शंस हो रहे हैं 3 मार्च को, तो उसमें हम इनको हटा देते हैं और जनाब बना देते हैं अली ज़फ़र साहब को, जो कि नामी ग्रामी वकील हैं और इनकी पार्टी में शामिल भी हैं। तो इस पे ये खुश हो गए थे मरवत साहब। लेकिन फिर बीच में थोड़ी सी कुछ अफवाहें ये चली, या हकीकत है कि उन्होंने ही कुछ बयान दे दिया अली ज़फ़र साहब ने कि मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, रिलक्टेड हूँ, तज़ब्बुब का शिकार हूँ कि मैं
ये अहदा कबूल करूं, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी क्लाइंटेल है, मेरी बहुत बड़ी इनकम है लॉ की वजह से, मेरी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, मेरे फादर जो थे उनकी प्रैक्टिस मुझे मिली हुई है, तो मेरा बहुत बड़ा नाम है। मैं अगर सियासत में शायद टाइम इतना दे ना सकूँ, जितने सारे मुकदमे मैं इवन इमरान साहब के संभाल रहा हूँ, मगर और दूसरे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे, उनके संभाल रहा हूँ, और फिर ज़ाहिर है कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा पार्टी को, फिर पार्टी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाऊँगा, जहाँ दूसरे लोग जो हैं वो मुझ पर तनकीद करेंगे और मेरे एक्शन पे, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं यार, बेहतर है कि मुझे इस चीज़ से दूर रखा जाए। पहले तो खुश थे, तो मरवा साहब ने यही कहा, शेर मोहम्मद उर्वती के पहले तो बड़े खुश थे, मैंने ख़ुद उन पर फ़ोन पे बात हुई है, वो तैयार भी थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ कि बाद में वो पीछे की तरफ हट रहे हैं। लेकिन जो इनको जो शोकॉज नोटिस मिला है वो इस बात पे मिला है कि भाई आपने बैरिस्टर अली गौहर के ख़िलाफ़ बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू टीवी चैनल पे बैठ के की, क्योंकि ये बातें पब्लिक में नहीं लाई जाती। हर पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एक दूसरे से बहस की जाती है, लेकिन वो पब्लिकली उसको एक्सपोज नहीं किया जाता। तो इन्होंने क्योंकि पब्लिक में उसको एक्सपोज किया तो उनको शोकॉज नोटिस मिला है, लेकिन इसका इन्होंने जवाब दिया कि साहब इसका जवाब मैं ये दूंगा, पहले नहीं दूंगा, मैं शोकॉज का जो जवाब दूंगा तो इमरान खान से मुलाकात करूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा, फिर इसका जवाब दूंगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इनडिसेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से अगर ये चाहते तो मुझे बहुत महज़ब तरीके से भी समझा सकते थे, या नोटिस में भी बहुत हल्के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बड़े जो है ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए नाजेबा और इंडिसेंट। तो फिर मैं इमरान साहब से पहले मिलूँगा और उसके बाद का जवाब दूँगा। तो असल में ये बड़ा मसला हो जाता है पार्टी के अंदर कि जब लीडर जेल में हो और जो है जनाब दो पार्टी में ज़ाहिर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है, लड़ाका ग्रुप, और एक मुतदिल ग्रुप होता है ठंडी मिजाज का, जो लॉ कानून और आइन की पासदारी की बात करता है। तो हमेशा इनको बैलेंस किया जाता है। जब आपको बार्गेन करना होती है आप ठंडे ग्रुप को ले आते हैं, जब आपको लड़ना होता है आप ओकाब को ले आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पार्टी को मैनेज करते हैं। तो अब जो लग रहा है इमरान साहब का मिजाज, वो तो लड़ने के मूड में नज़र आते हैं कि जैसे अली गंडापुर साहब को बना दिया सुबह सरत का, और ये पंजाब के लिए जो उन्होंने नॉमिनेट किया है वो मियाँ असलम इकबाल साहब को किया है। तो मतलब ये कि ये दोनों बड़े जोशीले और बड़ी यानी ओकाबों में आते हैं, लड़ने वाला ग्रुप है। और लेकिन उन्होंने फ्रंट पे अली गौहर साहब को रखा था, लेकिन अब शायद वो उससे वो खुश नहीं है, या उनके कानों में डाला जा रहा है कि यार ये सही नहीं है बंदा, ये तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जेंटलमैन किस्म का आदमी है, हमें तो लड़ाका आदमी चाहिए। अली ज़फ़र पे निगाह पड़ी, अली ज़फ़र भी लड़ाका तो नहीं है, समझदार हैं, लेकिन थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, या वो न्यूट्रल रखा गया है कि औकाब भी इस पर खुश हो जाएं और वाख्ता वाला ग्रुप भी खुश हो जाए, लेकिन वो पीछे से हट रहे हैं। तब देखिए खुराफाल किसके नाम निकलता है। तो पार्टी में बहरान पब्लिकली नहीं होना चाहिए, अंदर आप जो भी करें ये आपका मामला है, लेकिन इससे जो है जो लाखों लोग जो आपके हामी हैं और ये हैं उनको थोड़ा सा दुख पहुंचता है, क्योंकि तजाद कई नज़र आ रहे हैं। IMF को ख़त लिखने पे इमरान साहब कहते हैं मैंने लिख दिया, शायद पब्लिश भी हो गया होगा, एवरीथिंग इज़ डन। और उधर वो अली ज़फ़र साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो लिखा जा रहा है, बहुत सोच समझ के लिखेंगे और पहले जो है वो अप्रूवल लेंगे इमरान खान साहब से, पब्लिक को भी बताएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो अब ये बातें होती हैं कि ज़ाहिर है कि वो फिर जो आदमी मिल के आता है ना जेल में, वो एक नई बात कह देता है। एक आदमी मिल के आता है वो कहता है ओ इमरान साहब ने ये कहा है, दूसरा आता है वो मिल के आता है वो कहता है नहीं नहीं ये गलत कह रहा है, असल में तो इमरान साहब ने ये कहा है। तीसरा आता है कि मिल के आता है वो कहता है ये कहा है। तो ये बड़ा फकदान है। इमरान साहब संजीदगी से करके एक टीम बना दें 4-5 आदमियों की, और उसमें एक आदमी को स्पोक्समैन करें। वज़ीर आज़म के लिए जो उन्होंने उमर अयूब साहब को बनाया, वो जो है दरमियानी आदमी है, वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट वक़ाब नहीं है, बल्कि वो फाख्ता और वक़ाब के दरमियाने वाला है, जैसे अली ज़फ़र साहब हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला करे कि पार्टी में कोई ऐसी दरार ना पड़े। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा जो मसला है वो हमारे प्यारे दोस्त
सेनेटर जनाब फैसल जावेद साहब रूपोशी ख़त्म करके बिलाखिर मंजर आम पर आ गए। जैसे नाज़रीन आपको पता है कि सेनेटर साहब जो हैं वो बहुत राइट हैंड थे इमरान खान साहब के। जितने भी जलसे जुलूस होते थे तो उसकी एंकर पर्सन यही होते थे, अनाउंसमेंट वगैरह करना और इमरान साहब को मुख्तलिफ नारे दे के बुलवाना स्टेज पे, सब इनकी ज़िम्मेदारी थी। तो बहुत ही करीबी दोस्त उनके। अब तो खैर उन्होंने हुलिया भी बदल लिया है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की दाढ़ी भी रख ली है, मुझे रख ली है। रूपोशी में शायद शेव नहीं बनाने का मौका नहीं मिला। तो आए, उन्होंने बातें की, लेकिन वो अवामी बातें। उन्होंने कहा जी बस हमें 180 सीटें मिल गई हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने में इन सीटों का फैसला हो जाएगा, इमरान साहब बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आती मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएंगे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। अब इन बातों में कोई मतलब एक सियासी बयान हम कह सकते हैं कि आवाम को और या अपने कारकुनों को पुरजोश रखने के लिए, लेकिन हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हक़ाइक़ काफ़ी तल्ख़ हैं और बहुत मुश्किल हैं और बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल उनको भी कुछ ना कुछ तो अपना करना था ना आने के बाद, तो उन्होंने अपने कारकुनों को एक पैगाम दिया है। लेकिन बाज़ औक़ात पैगाम हकीकत से मंज़र करीब हो तो बेहतर है। ख्वाब वाले पैगाम नहीं होने चाहिए। वो कारकुनों को भी बाद में जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं कारकुन। और बाकी असम्बली का इजलास था, पंजाब असम्बली का, उसमें स्पीकर का इंतखाब हुआ। और जो कहते हैं ना कि मलिक अहमद ख़ान साहब जो कि हमारे नवाज़ शरीफ के चहीते हैं, और जो बाजवा साहब थे पहले आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, उनके और भी बड़े गहरे दोस्त हैं। बल्कि ये सारी बातें जो होती थी नवाज़ साहब की, शहबाज साहब की, उन्हीं के थ्रू होती रही हैं। तो उनको पंजाब असम्बली का स्पीकर बना दिया गया। 225 वोट उनको मिल गए और वो कामयाब हो गए, जो कि होना ही था। अब इसमें जो लकूना है, जो मसला है, वो ये था कि जो रिज़र्व सीट थी, जो कि पीटीआई के जीते हुए लोग आज़ाद पे जो जीते थे, सिंबल छीन लिया गया था, वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। और उन्होंने फिर एप्लीकेशन दी कि हमें रिज़र्व सीट दी जाए ख़वातीन की और अक़लियत की। लेकिन अभी तक उसमें फ़ैसला नहीं कर सका है जनाब इलेक्शन कमिश्नर। अब कहते हैं शायद मंडे को फ़ैसला करेंगे। हमने लीगल अपने जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके से शायद वो नहीं देंगे और फिर ये जाएगा कोर्टों में और फिर वो काफ़ी वहाँ से कोई फ़ैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा ये। तो खैर उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 33 मेंबर्स अगर इनको और मिल जाते हैं तो 33 ऐड भी कर लें तो 138 जो आज़ाद जीते हैं उनमें से 22 तो वो थे जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं था। तो चलो 20 भी माइनस कर लें तो 118-120 इनके थे, उसमें 33 भी माइनस कर लें तब भी 154-5, तो उनको 225 मिले, तो वो तो जीतना तो उन्हीं को था। लेकिन बहरहाल ये है। बाकी सिंध असम्बली का तो मैंने बताया ना, स्पीकर वगैरह का अभी तो हल्फ उठा लिया है, बाद में देखें कल बल स्पीकर का इंतखाब होगा। सरहद वगैरह और बलूचिस्तान की जो 28 तारीख को कॉल किया गया है हल्फ बर्दारी के लिए, जो असम्बलीज़ हैं उन प्रोविंसेस की। और बस आखिर में ये कह सत्तूर साहब, जैसे मैंने उस वक्त कहा था कि जब तक मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बयान, सॉरी अपना व्लॉग, तो वो अभी तक FIA के दफ्तर में बैठे हैं। लेकिन बारह उन्होंने फिर ट्वीट किया कि मुझे 10 घंटे रखने के बाद उन्होंने रहा कर दिया, 8 या 10 घंटे, और मैं आ गया हूँ। मुझसे उन्होंने बहुत सारे बेतुकी किस्म के सवालात किए और ये किया वो किया। तो बहरहाल ये है, मेरी आवाज़ दवाई जा रही है, व्हाटएवर जो वो कहते हैं। तो बहरहाल शुक्र है वो बाहर आ गए और आराम से अपना चैनल दोबारा जारी रखे हुए। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नए ब्लॉग में नई बातों के साथ दाखिल शरीक होऊंगा। जब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।